वेलकम टू स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। हमारा यूनिट 4 चल रहा है और यूनिट 4 में अभी तक हमने लोधी वंश समाप्त किया है। लोधी वंश के बाद भारत में आता है मुगलों का शासनकाल और आज हम देखेंगे कि इस मुगल साम्राज्य की स्थापना किस तरह हुई है। जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, उसका प्रारंभिक जीवन किस तरह का बीता, और साथ ही साथ हम लोग आज यह भी डिस्कस करने वाले कि उस समय भारत की जो आक्रमण के समय स्थिति थी, भारत की आंतरिक स्थिति थी, राजनीतिक अवस्था थी, वो किस तरह थी। तो आज हम देखने वाले हैं कि भारत में जब मुगल राजवंश की स्थापना होती है, उसके संस्थापक जो बाबर के रूप में जाने जाते हैं, तो उनसे जुड़ी हुई सारी जानकारियां आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई होती है और यह युद्ध होता है बाबर के साथ इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी वही जो कि तत्कालीन समय में लोदी वंश का जो शासन चल रहा था, उसके सबसे अंतिम शासक के रूप में जाने जाते हैं इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का युद्ध हुआ था पानीपत में। और इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। मुगल वंश भारतीय इतिहास में बहुत ही गौरवपूर्ण स्थान रखता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कहा जाता है मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग जो है वो इसी काल को कहा जाता है। ये रीढ़ है मध्यकालीन भारत की। इस वंश की बात करें तो मुगल वंश के जो शासक हुए थे, उन्होंने क्या किया था, एक पूरे इतने बड़े भूभाग को, इतने बड़े साम्राज्य को एक ही प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ला के रख दिया था। उसने सारे यानी कि अधिकांश भू क्षेत्र जो थे उन लोगों को एक राजनीतिक स्थायित्व प्रदान किया था और इसके साथ ही साथ क्या किया था, श्रेष्ठ टाइप का प्रशासनिक व्यवस्था दिया था इन लोगों को। इस वंश में बहुत सारे शासकों का प्रादुर्भाव होता है। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत होती है बाबर से। बाबर के बाद सबसे अंत में औरंगजेब आता है। औरंगजेब को अंत हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि औरंगजेब के बाद के जितने शासक आते हैं वे उन सभी में मुगलों की क्वालिटी नहीं रहती। यानी कि मुगल शासक जो आधुनिक शुरुआती दौर में मुगल शासकों के अंदर जो प्रतिभा देखने को मिलती है वो औरंगजेब के बाद के शासकों में देखने को नहीं मिलती है। बाबर से लेकर औरंगजेब तक जितने भी शासक आए हैं वे सभी के सभी बहुत ही योग्य और प्रतिभाशाली शासक के रूप में जाने जाते हैं। उन लोगों ने मुगल वंश को एक अलग ही गौरवमय सम्मान प्रदान किया था। इसके बाद यह बताया जा रहा है कि मध्यकालीन भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई थी, जिसकी बात करीब 18वीं शताब्दी के देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है तो उसने भारत में मुगलों को हटाया था। मुगल वंश के सबसे अंतिम शासक के रूप में बहादुर शाह द्वितीय जाने जाते हैं। उन्हें निर्वासित करके ब्रिटिशों ने रंगून भेज दिया था और संभवतः वहीं पर उनकी मौत हो गई थी। मुगल साम्राज्य एक बहुत ही कुशल, समृद्ध और संगठित साम्राज्य हुआ करता था। इसका शासन भारत के मध्यकालीन इतिहास में एक परिवर्तन युग को प्रदर्शित करता है। यानी कि इसके बाद ये एक कनेक्टिंग लिंक है दिल्ली सल्तनत के समय की जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, उसके बाद आते हैं हमारे आधुनिक काल में ब्रिटिश का राज। तो उन दोनों के बीच के जो कनेक्टिंग लिंक है, इन दोनों के मध्य का जो समय काल है वही है मुगल काल। और आज हम वही देखने वाले हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, किस तरह से समाज का परिवर्तन होता है। बाद के समय में मुगल काल के समय में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया गया था, जैसे कि भारत की दुनिया के 7 अजूबों में एक अजूबा ताजमहल का भी निर्माण मुगल काल में ही किया गया था। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा दिल्ली का लाल किला, अजंता एलोरा की गुफाएं प्राचीन काल से ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये ऐसी गुफाएं हैं जहाँ के हमें प्राचीन तत्व भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ मुगल काल में भी जो भी नई नई रिसर्च बने, जो भी स्थापत्य कलाएं विकसित हुई, तो उसकी भी अजंता और एलोरा की गुफाएं साक्षी हैं, इस बात की साक्षी हैं वो। इसके अलावा उड़ीसा के प्रसिद्ध मंदिर, खजुराहो के मंदिर, तंजौर की अद्भुत मूर्ति कला, शेरशाह सूरी का ग्रैंड ट्रंक रोड। शेरशाह सूरी वो इंसान थे, वे उस शासक के रूप में भी जाने जाते हैं जिन्होंने कि
मुगलों के शासनकाल के बीच में कुछ समय के लिए अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य कायम किया था बाबर, जिसने कि इस राजवंश की नींव डाली थी। उसके बाद उसका बेटा आता है हुमायूं। हुमायूं को कुछ दिनों के लिए ना निर्वासित जीवन जीना पड़ता है, और यह हुआ है सिर्फ शेरशाह सूरी के कारण। शेरशाह सूरी के अंदर वो प्रतिभा थी कि उसने बाबर के बेटे को, हुमायूं को, कुछ समय के लिए भारत से भगा दिया था, उसे निर्वासित जीवन जीने पे मजबूर कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद जब शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है तो हुमायूं वापस आता है अपने साम्राज्य को फिर से कायम करने के लिए। बीजापुर का गोल गुंबद, इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल, इन सारी स्थापत्यों का इस्तेमाल मुगल काल में ही होता है। तो आइए हम जानते हैं इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यहाँ दिया है, मुगल वंश के कुछ शासकों की सूची दी गई है। सबसे पहले संस्थापक के रूप में बाबर का नाम आता है। बाबर की देखें तो इतिहासकारों के अनुसार संभवतः 30 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 ईस्वी तक का काल बाबर का माना जाता है। बाबर को यहाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। आप देख सकते हैं करीब करीब 4 साल का ही समय मिल पाया है इसे। भारत में इतने कम समय के लिए, इतनी अल्पावधि के लिए आने के बावजूद भी उसने यहाँ के लिए, यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यहाँ बहुत कुछ दे के गए। वो सबसे पहले तो बाबर ने यहाँ पे नई नई तकनीकी जो है उनको दे के गए, और इसके अलावा स्थापत्य के क्षेत्र में उन्हें कुछ करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ये जितनी भी समय वे भारत में रहते हैं उनके युद्धों में ही सारा समय व्यतीत हो जाता है। उसके बाद आते हैं हुमायूं, उनके बेटे हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के समय तक का काल मुगलों के उत्कर्ष का काल रहा है। लेकिन औरंगजेब के बाद के जो भी शासक आए उसके अंदर वो योग्यता, वो प्रतिभा देखने को नहीं मिलती थी जिसने कि एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलती। और बाद के समय में बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, इनका नाम देखने को आता है। बहादुर शाह द्वितीय ये वह बहादुर शाह नहीं है, ये बहादुर शाह द्वितीय है। ध्यान देने वाली बात ये है कि इनका ये द्वितीय हैं, दूसरे हैं, और यही वो शासक थे, वो अंतिम शासक थे जिन्हें कि ब्रिटिश अधिकारियों ने निर्वासित करके रंगून भेज दिया था कुछ पेंशन्स देके, और भारत में उनके जितने भी उत्तराधिकारी यानी कि पुत्र और पौत्र हुए उन सब का निर्ममता से कत्ल कर दिया गया था। बाद में बहादुर शाह द्वितीय की भी मौत हो जाती है, रंगून में ही हो जाती है, और इस तरह से यह वंश समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं मुगल वंश का इतिहास। सबसे पहले बाबर, मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। बाबर ने 30 अप्रैल 1526 को भारत में एक नए स्वतंत्र वंश की नींव डाली जिसे हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं, और इसकी समयावधि मानी जाती है दिसंबर 1530 ईस्वी तक संभवतः। भारत में साल 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद भारत में लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है, और बाबर के द्वारा एक नए वंश की नींव डाली जाती है जिसे कि हम मुगल राजवंश के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बाबर के बारे में कुछ जानकारियां देख लेते हैं। बाबर का पूरा नाम था जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर, और इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को उज्बेकिस्तान में। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, वे फरगना राज्य के शासक थे, और कुतलुग निगार खानुम उनकी माँ का नाम था। उनकी बहुत सारी पत्नियां थीं। आयशा उनकी सबसे पहली पत्नी थी, और चचेरी बहन भी थी। आयशा सुल्तान बेगम, जैनब सुल्तान बेगम, इस तरह से बहुत सारी हैं। बाद में उनके पुत्र और पुत्रियों में हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, गुलबदन बेगम इनका नाम आता है। इसने अपने समय में बहुत ही कम चीज़ों का निर्माण करवाया था, जैसे कि 3-4 चीज़ों का ही नाम देखने को मिलते हैं। पहला तो काबुली बाग मस्जिद, दूसरा आगरा का मस्जिद, जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद और नूर अफगान। इन सब की क्वालिटी अगर देखी, इन सब को देखने से पता चलता है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा देखने को नहीं मिलती है। इन्हें बनाने वाले जो कारीगर हैं, कारीगर तो उस समय हिंदुस्तान से हुआ करते थे, और जो बाबर को जैसा
मस्जिद चाहिए था, तो उसकी पसंद थी जो कि उसके अपने देश से ताल्लुक़ रखती थी, और उसे बनवाने के लिए उसने हिंदुस्तानियों के हाथों का इस्तेमाल किया। तो जाने अनजाने में क्या हुआ, वो परफेक्शन नहीं दिख पाया जो कि बाबर को चाहिए होता है। और यही सभी चीज़ों को देखिए, जब कोई भी चीज़ बन जाती थी तो बाबर को खुद अपना स्थापत्य पसंद नहीं आया। उसने कहा कि यहाँ के लोगों को न बनाना आता है, या फिर यहाँ की जलवायु ऐसी है कि कोई भी चीज़ को खूबसूरती प्रदान करना हो नहीं पाता है। बाबर मुगल राजवंश का संस्थापक और पहला सम्राट था। उसने भारत पर 5 बार हमला किया था, और 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के खिलाफ भारत में अपना पहला संघर्ष छेड़ा था। ये सही है। ये पहला आक्रमण जो हुआ था यूसुफजाई के विरुद्ध। यूसुफजाई जाति जो है एक बहुत ही झगड़ालू किस्म की जाति हुआ करती थी, और सिर्फ तलवार के दम पे ही वो किसी का आधिपत्य स्वीकार करती थी, या तो फिर राजस्व देने के लिए तैयार होती थी। तो उसके साथ बाबर का पहला जंग छिड़ा था, और उसे सबक सिखाने के ख्याल से ही बाबर ने क्या किया था, बजौर की तरफ अपनी सेना लेकर बढ़ा था, और उसके साथ भयंकर युद्ध किया था। उन दोनों के बीच बहुत ही बड़ी युद्ध हुई थी, और ये जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस था, इसी संघर्ष में उसने क्या किया था, एक तोपखाने की भी व्यवस्था की थी। पहली बार तोपखाना बाबर के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है, और बाबर ने यहाँ पर आज्ञा दी थी कि किसी भी तरह का कत्लेआम में किसी भी तरह की संकोच न किया जाए, बल्कि इतनी भरी आबादी में निर्ममता से कत्लेआम की जाए। इससे क्या हुआ था, तत्कालीन समय में जो भी आबादी थी उसमें बाबर के खिलाफ बहुत ही भय का, आतंक का माहौल बन गया था। और ऐसा युद्ध करने के बाद क्या हुआ, बजौर का जो दुर्ग था उसके ऊपर बाबर का अधिकार हो गया। इस युद्ध के बारे में बाबर ने खुद ही अपने ग्रंथों में लिखा है। उसने लिखा है इस बारे में, इस युद्ध के बारे में, कि महान ईश्वर की अनुग्रह तथा दया ने से इस शक्तिशाली दुर्ग पर 2-3 घंटे के भीतर ही अधिकार हो गया। इसी बाबर हिंदुस्तान के मार्ग में पहला कदम समझता था, यानी कि हिंदुस्तान की यह उसकी पहली विजय थी। इसके बाद वह आगे बढ़ता है, और झेलम के जो तटवर्ती इलाका है जिसे कि हम भेरा के नाम से जानते हैं, वहाँ पर उसकी तरफ बढ़ता है। और उसके बारे में उसने लिखा है, उसने बताया है कि चूंकि मेरे हृदय में हिंदुस्तान को अधिकृत करने की सदैव अभिलाषा लगी रहती थी, और चूंकि इनमें से अनेक देशों पर एक बार तुर्कों का अधिकार रह चुका है, इसलिए मैं उन्हें अपना ही समझता हूँ, और बलपूर्वक अथवा शांतिमय तरीके से जैसे भी हो उसे हस्तगत करने का संकल्प कर चुका हूँ। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बाबर की जो मेंटेलिटी थी, वो मानसिक रूप से तैयार हो गया था कि उसे भारत पर ही वर्चस्व कायम करना है, क्योंकि वो अपने आप को वो 2 जातियों से संबंध रखता था, तुर्कों से और मंगोलों से। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को तुर्की जाति से समृद्ध करने में उसने आपको बहुत ज़्यादा अभिमान महसूस करता था, उसे बहुत गर्व लगता था। तो चूंकि भारत पर पहले भी तुर्कों का आक्रमण हो चुका था, तो वो इस संदर्भ में यह सोचता था, यह बताता है कि चूंकि इस पर जब तुर्कों का आक्रमण हो गया था, उसका आधिपत्य यहाँ पर था, अधिकार था, तो इस हिसाब से उसका भी अधिकार यहाँ पे होना चाहिए। इसलिए उसने इस बारे में और भी बातें लिखी है। जैसे कि एक और बात है, उसने अपने बारे में लिखा है कि मैंने आज्ञा दी कि इन लोगों के पशुओं और भेड़ों को कोई हानि न पहुंचाए, और उनके सूती चित्रों और सुइयों को मत छुओ। परिणाम स्वरूप वहाँ की किसी भी जनता ने किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया और अपनी पराजय स्वीकार कर ली। ये उसने कहा है भेरा के बारे में। जब वो आगे बढ़ता है और भेरा के पास जाता है, तो उस समय उसने अपने अधिकारियों को, अपने सेनाओं को बोला था कि आम जो जनजीवन है उसे इफेक्ट ना करे। इसके बाद के समय में यहाँ देखने को मिलता है कि 17 मार्च 1527 में मुगल सम्राट बाबर ने खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा को पराजित किया। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी। मुगल शासक एक शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ बेहद दयालु था, जिसे उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, और बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का पितामह भी माना जाता है।
चूँकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई, प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित करके उसने अपनी सत्ता दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा जमाया था। तो सबसे पहले पानीपत की प्रथम लड़ाई के बारे में कुछ बातें हो जाए। बाबर का अगर व्यक्तित्व देखें तो वह शुरू से ही एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने बहुत ही कम उम्र में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया था और इसे उसे बहुत ज़्यादा अनुभव भी प्राप्त हुआ था। युद्ध की सारी अनुभवों से उसे सारी अनुभव प्राप्त थे। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो बाबर के महत्वाकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति थी। बाबर एक बहुत शुरू समय से ही 11 साल की उम्र से ही वो बहुत ही साहसी, बहादुर और विपत्तियों से जूझने वाला व्यक्ति था। तैमूर और चंगेज खां, जो कि जिसके कि वंशज के रूप में उसे जाना जाता है, उन दोनों को वह अपना आदर्श मानता था और इसी कारण वह भारत को अपने पैतृक अधिकार में यानी कि अपने पिता का अधिकार के रूप में देखता था। जब वह फरगना का शासक बनता है तो फरगना के शासक बनने पर अपने राज्य के विस्तार के लिए उसने जब उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर अपना विस्तार करना चाहा था तो इसमें उसे सफलता नहीं मिली थी। इसीलिए मजबूरी में उसने क्या किया था, उसने अपना मजबूरी में दक्षिण पूर्व की ओर अपने विजय अभियान को बढ़ाया था और बाद के समय में काबुल और कंधार पर उसका अधिकार हुआ था, जो कि बहुत दिनों तक स्थायित्व नहीं रह पाया था। लेकिन बाद के समय में बाबर के सौभाग्य के कारण ही भारत की राजनीतिक स्थिति उस समय ऐसी थी जो कि बाबर की पूरी तरह अनुकूल थी। और भारत के अंदर क्या था, भारत के अंदर बहुत ही छोटे छोटे प्रांत थे। उनके जो शासक हुआ करते थे उनमें एकता का अभाव रहता था, आपसी संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे और भारत के छोटे छोटे जो आपस में लड़ने वाले राज्य थे वे बस उसका एक समूह मात्र का रह गया था। उसके शासनकाल में यानी कि तत्कालीन समय में भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि एक शक्ति के अंतर्गत पूरा भारत में एकता को बांधा जा सके और इसका फ़ायदा बाबर ने उठाया। इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो उसका युद्ध हुआ था वो क्या था, यो इसी सारी चीज़ों का एक रूप है जिसे कि हम देखने को मिलता है। दौलत खां लोधी और बाकी लोगों ने क्या किया, इब्राहिम लोदी से रुष्ट होकर बाबर को आमंत्रित किया और बाद में बाबर वापस जाने की बजाय अपने ही नए राजवंश की स्थापना कर लेता है। इसके बाद आता है, यहाँ पर सिर्फ इब्राहिम लोदी के साम्राज्य को कैप्चर करके ही वो खुश नहीं रहता है, क्योंकि वह बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो उसने क्या किया, इब्राहिम लोदी का आगरा और दिल्ली का जो क्षेत्र था उस पर तो अपना अधिकार जमा ही लिया। उसके बाद वह इसी विस्तार करने की ओर आगे बढ़ा और उसके खिलाफ सबसे पहले 16 या 17 मार्च 16-17 मार्च 1527 ईस्वी को उसका एक और युद्ध होता है। वह युद्ध होता है यहाँ के सबसे बड़े सैनिक प्रतिभावान व्यक्ति मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह के साथ। संग्राम सिंह वही है जिसे कि हम राणा सांगा के भी नाम से जानते हैं। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने खुद ही दिल्ली की जो गद्दी थी उसे हस्तगत करके भारत में एक हिंदू राज्य की स्थापना का सपना देख रहा था। ये चाहता था कि यहाँ से अफगानियों, मुगलों इन सबको भगा दिया जाए और दिल्ली में एक हिंदू राज्य की स्थापना हो जाए। राणा सांगा तो अपने आप में बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसलिए जब दो महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो संघर्ष होना वाजिब था। इसी से उसने क्या किया था, पहले तो उसने सोचा कि इब्राहिम लोदी को बाबर हराकर वापस चला जाएगा, लेकिन जब बाबर ने बाद में अपना मन बदल दिया तो उसका राणा सांगा के साथ बहुत ज़्यादा युद्ध हो गया, युद्ध अनिवार्य हो गया। और राणा सांगा राजस्थान के कई राजाओं के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी विशाल सेना का गठन किया था और आगरा से कुछ दूरी पर पश्चिम की ओर लगभग 37 मील की दूरी पर खानवा नामक एक ग्राम है, एक छोटा सा गांव है, उसके निकट उसने अपनी पूरी सेना को एकत्रित किया और बाबर के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इन राजाओं में उसका साथ दिया था रायसीन का सिलहदी हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोदी का अपना भाई महमूद लोदी। ये दोनों बहुत बड़े शासक के रूप में, बहुत शक्तिशाली अफगान सरदार के रूप में भी जाने जाते हैं। इन लोगों ने क्या किया, बाबर के खिलाफ अपना वर्चस्व लहराया, अपना युद्ध की तैयारी पूरी की और संभवतः उसके बीच जो युद्ध हुआ था उसी ने भारत के भाग्य का निर्णय भी किया था।
राजपूत जाति बहुत ही बहादुर जाति होती है और प्रत्येक राजपूत युद्ध में मर जाना उसके लिए ये बहुत ही सम्मान की बात समझा जाता है। तो इस तरह से 16-17 मार्च को खनवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच मुकाबला शुरू होता है और काफ़ी गंभीर समस्याएं देखने को मिलती हैं। इस समस्याओं में सबसे बड़ी बात होती है सेनाओं के गठन का। उनका जो अमाउंट है, उनकी जो राणा सांगा ने क्या किया था, अपनी बहुत विशाल सेना तैयार की थी और दूसरी तरफ बाबर के पास बहुत ही छोटी सेना थी। इन दोनों का जब रेशियो निकाला जाता है तो उसके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत है। रसबुक विलियम्स की बात करें तो वहाँ पर उनका मानना है कि बाबर और राणा सांगा का जो अनुपात था, सेनाओं का जो अनुपात था, वो 1:8 था। यानी कि अगर एक सैनिक बाबर का है तो उसके ऊपर 8 सैनिक राणा सांगा का था। A.L. श्रीवास्तव उनके अनुसार तो यह 1:2 था, यानी कि एक सैनिक बाबर का और 2 सैनिक राणा सांगा का। बाबर की सेना में 40,000 सैनिक थे और दूसरी तरफ राणा सांगा के पास 80,000 सैनिक थे। ऐसा इतिहासकारों के द्वारा लिखाया गया है। बाबर ने क्या किया, अपनी सेना में व्यूह रचना शुरू किया। उसने ऐसा चक्रव्यूह चलाया, उसे तुगलमा नीति का प्रतिपादक भी कहा जाता है। उसने जब उसका संघर्ष चल रहा था फरगना, सिकंदरा और अफगानिस्तान में, तो उसने क्या किया था, एक नई युद्ध प्रणाली की रचना की थी, कुछ सीखा था नया। उसमें क्या था, तुलगमा पद्धति, इसी विधि को कहते हैं तुलगमा पद्धति। इसमें 2-3 चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। एक तो अपनी सेना को 2-3 टुकड़ों में बांट देते हैं लोग। 2-3 कुछ सेनाएं आगे से वार करती है, कुछ बगल से और कुछ पीछे से भी वार करती है। इसके अलावा दूसरा चाल क्या चलते हैं इस तुलगमा नीति में कि सामने वाले को बताया जाता है कि उसने युद्ध छोड़ दिया है, मतलब कि उसने हार मान ली है, और जैसे ही सामने वाला आदमी हथियार रखता है तो ये लोग फिर से आक्रमण कर देते हैं। तो इस तरह के युद्ध की जो रचनाएं थे, युद्ध की जो तरीके थे, वो भारत में देखने को नहीं मिलता है। ये सभी बाहर से आए थे जो कि बाबर अपने साथ लेकर आया था। और दूसरी तरफ भारतीय सेना में क्या थे, यानी कि राजपूतों की जो सेना थी, उसने क्या किया था, उसने वही पुरानी पद्धति का इस्तेमाल किया था। राजपूत परंपरा जो बहुत समय से चलती आ रही है, उसके आधार पर उसने युद्ध किया था। तो 16 या 17 मार्च को सुबह के 9 बजे युद्ध प्रारंभ होता है और यह युद्ध 20 घंटे तक चलता रहता है। इसी युद्ध में राणा सांगा घायल भी हो जाता है और युद्ध के बीच में ही उसको घायल अवस्था में ही लेकर के भागना पड़ता है, उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना पड़ता है। इधर दूसरी तरफ क्या होता है, राजपूतों ने जो तोपखाने और मुगल घुड़सवारों का जो आक्रमण होता है, वो जितने साहस, धैर्य और कुशलता के साथ मुकाबला करने को सामने आते हैं, दूसरी तरफ की जो राजपूत सेना है वो उसका सामना नहीं कर पाती है, तितर बितर हो जाती है, भाग जाती है। कुछ भागती तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर वे लोग इसको संभाल नहीं पाते इस स्थिति को। और लास्टली क्या होता है, बाबर की विजय हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध के रूप में इससे हम देख सकते हैं। सैनिक दृष्टि से अगर देखें तो इस युद्ध में क्या होता है, मुगल हथियार और मुगल युद्ध के जो तरीके रहते हैं, इसने अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया। इसने बतला दिया कि वो उनके पास जो तकनीकियाँ हैं वो सभी तरीके से श्रेष्ठ हैं, बढ़ी हुई हैं। दूसरी तरफ राजपूतों का जो शौर्य और साहस था वो रखा रह गया, यानी कि मुगलों के साथ उसने बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से सामना तो किया, लेकिन मुगलों के सामने वो टिक नहीं पाए। उनका अनुशासन और संगठन भी बहुत ज़्यादा नहीं था। उनमें से कोई भी देशद्रोही या शत्रु का गुप्तचर नहीं था, फिर भी उनका जो योग्य नेतृत्व था वह उन्हें नहीं मिल पाया और इसी कारण राजपूतों की हार हो जाती है और मुगलों की जीत हो जाती है। आगे यह बताया जा रहा है, खानवा की लड़ाई तो हो गई। इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी। खानवा की लड़ाई के बाद ही बाबर को गाजी की उपाधि मिलती है। इसके बाद बाबर ने घाघरा की लड़ाई लड़ी थी, अफगानी सेना को फिर से हार की धूल चटाई। तो अब बात करते हैं अफगानों के साथ बाबर का युद्ध। अफगानों के पहले उसने एक और विजय हासिल की थी और वो युद्ध था चंदेरी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता है। खनवा का जब युद्ध हुआ था तो खनवा के युद्ध के बाद बाबर चंदेरी का युद्ध करता है। चंदेरी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान के रूप में जाना जाता है, व्यापारिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से। वह मालवा और बुंदेलखंड इन दो प्रांतों की सीमा पर स्थित था।
मालवा और उत्तर भारत की जो मुख्य सड़क थी वो वहाँ से गुजरती थी। मुख्य सड़क का क्या काम था? व्यापार को बढ़ावा देना। तो चंदेरी चंदेरी जो कि पहले मालवा के अधीन थी, लेकिन बाद में वहाँ का जो सूबेदार होता है मेदिनी राय, वो मालवा से स्वतंत्र होकर राणा सांगा की अधीनता स्वीकार कर लेता है और उसकी ओर से खनवा के युद्ध में भाग लेता है। जब बाबर का इन राजपूत सरदारों के साथ युद्ध हो रहा था तो उसने देखा कि जब राणा सांगा की हार हो जाती है तो उसके सेनापति यानी कि सूबेदार मेदिनी राय को भी खुला छोड़ना जरूरी नहीं समझा, मतलब कि उसे इसके प्रति भय था। इसमें भी वही सारी खूबियाँ थी जो कि राणा सांगा में थी, तो उसने मेदिनी राय के ऊपर हमला किया था। और 29 जनवरी 1528 ईस्वी के लगभग में 1 घंटे तक बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ था, संघर्ष छिड़ा था। और इसके बाद जाकर के चंदेरी के किले पर बाबर का अधिकार हो जाता है। मेदिनी राय युद्ध में ही मारा जाता है और हजारों की संख्या में राजपूतों का कत्ल कर दिया जाता है। मेदिनी राय की एक लड़की कामरान को और दूसरी लड़की हुमायूं को भेंट के रूप में दी जाती है। इस युद्ध में बाबर ने क्या किया था? अपने आप को अपने सैनिकों के बीच में जिहाद नाम को घोषित किया था, जिहाद का शब्द लाया था। चंदेरी को मालवा राजवंश के एक वंशज अहमद शाह को देकर बाबर आगे तरफ बढ़ता है और आगे अपना अफगानों के खिलाफ जो युद्ध है, जिसे कि हम घाघरा के युद्ध के नाम से जानते हैं, उसके लिए तैयार होता है। तो बाद में जब वो चंदेरी से आगे बढ़ा, यानी कि पहली लड़ाई उसकी किसके साथ हुई? पहली लड़ाई तो हुई पानीपत की प्रथम लड़ाई, उसके बाद राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध, फिर होता है चंदेरी का विजय। चंदेरी का युद्ध न कहले इसे विजय के रूप में ही देख सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ही घंटे यानी कि करीब करीब 1 घंटे का ही एक संघर्ष था, एक किले के ऊपर संघर्ष था जो कि मेदिनी राय के खिलाफ था। तो युद्ध के रूप में भी देख सकते हैं और विजय के रूप में भी इसे देख सकते हैं। चंदेरी के बाद ही आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में होता है। लेनपुल की बात करें तो लेनपुल ने क्या कहा है? अफगान सर्प घायल हो गया था, मरा नहीं था। अफगान सरदार जो यानी कि इब्राहिम लोदी कौन थे? वो भी एक अफगानी ही थे। और इब्राहिम के जो छोटे भाई थे महमूद लोदी, वे अभी भी जिंदा थे। महमूद लोदी पूर्व में गए और बिहार में अपना एक अलग संगठन कायम करते हैं। उन्होंने बंगाल के अफगान शासक जिनका कि नाम था नुसरत शाह भी महमूद लोदी की मदद कर रहे होते हैं। और बाबर ने क्या किया? जब देखा कि यहाँ पर पहले से अफगानों का वर्चस्व है और वे चुपके चुपके अपनी शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो उसने अफगानों के खिलाफ जंग छेड़ दी। सबसे पहले तो अफगानों ने सरवार, वाराणसी और चंदेरी 3 तरफ से घेराबंदी कर दी थी। लेकिन जब उन्होंने बाबर के आगमन की सूचना मिली तो वे डर गए, क्योंकि इसके पहले बाबर ने जितने भी युद्ध भारत में किए उन सब में उसे सफलता मिली। तो उसके विजय अभियान के कारण ही यहाँ के राजपूत लोग भागने लगे। उनमें से कई सरदार जैसे कि महमूद खां, लोहानी, जलाल खां, शेर खां, सूर, फरीद खां, इन सब ने क्या किया? अपने आप को बाबर के सामने आत्मसमर्पित कर दिया। सूर का मतलब शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी वही है जो कि बाद के समय में यानी कि बाबर के जो उत्तराधिकारी हैं हुमायूं को यहाँ से भगा देता है। ये वही शेरशाह सूरी हैं। इसके बावजूद भी जब उन लोगों का आत्मसमर्पण हो जाता है तो भी बाबर ने क्या किया? अफगानों का जो व्यवहार था उसे वो पसंद नहीं आया। वे बिहार से अभी भी अफगानों को बाहर निकालना चाहते थे। उन्होंने बंगाल में अफगान शासक नुसरत शाह से इसके लिए बातचीत की और इसी कारण वह आगे बढ़ने का निश्चय भी करता है। इसके बाद यानी कि अंत में 6 मई 1529 को घाघरा नदी के तट पर अफगानों के साथ उसका युद्ध होता है। इसमें अफगानों की हार हो जाती है और महमूद लोदी जिसने कि एक बहुत ही विशाल सेना का संगठन किया था, इब्राहिम लोदी का भाई था वह भागकर बंगाल चला जाता है और बिहार का कुछ भाग महमूद खां, लोहानी और बहुत सारा भाग जलालुद्दीन को दे दिया जाता है। बाबर ने अपने पास इस समय की कुछ ही भाग को अपने पास रखा था और शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी को माफ़ करके उसे अपने मंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया था। शेरशाह के बारे में बाबर का कहना था कि इस बंदे पर नज़र रखी जाए, क्योंकि इसके माथे पर मुझे ना
राजत्व का निशान दिखाई देता है। इसकी जो चमक है, यानी कि वो बाबर जो था उसने शेरशाह सूरी की प्रतिभा को पहले ही परख लिया था और वह यह जानता था कि अगर इससे कंट्रोल नहीं किया गया तो बाद के समय में ये उसके लिए परेशानी का सबब बन सकता था। बाबर को शेरशाह सूरी के सर पे बहुत बड़ा राजत्व का अधिकार वाला चमक दिखाई देता था। इसकी चर्चा उसने बाबरनामा में भी की है। अब है यहाँ बाबर ने राजगद्दी कब संभाली थी और उसकी ज़िंदगी की जो राजनीतिक परेशानियां हैं उसका आरंभ कब होता है। बाबर के पिता का अचानक देहांत हो गया था। बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा कहाँ के शासक थे? वे फरगना के शासक थे और 14 फरवरी को उनकी मौत हो जाती है 1483 ईस्वी में। बाबर मध्य एशिया के दो योद्धा यानी कि तुर्की वीर तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खां का वंशज था। एक और तो मतलब कि उसके जो पिता थे वे तुर्की वीर तैमूरलंग से संबंध रखते थे और दूसरी तरफ उनकी जो माँ थी उनका संबंध था चंगेज खां के यानी कि मंगोलों से। तो पितृपक्ष यानी कि पिता की तरफ से वह तैमूर का 5वां वंशज के रूप में जाना जाता है और माँ जिनका के नाम था कुतलुग निगार खानम, उसकी तरफ से वह चंगेज खां की 14वां वंशज के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से अगर देखें तो बाबर के अंदर मध्य एशिया की दो बहुत ही बड़ी विजेताओं का रक्त मिला हुआ था और इसीलिए शायद उसकी जो प्रतिभा थी वह अद्वितीय थी। उसका कुटुंब तुर्की जाति के चुगताई वंश के अंतर्गत नाम आता है। बाद में उसे मुगल भी पुकारा गया, जिसमें बाबर बहुत ही कम उम्र यानी कि करीब करीब 11 वर्ष 4 महीने उसकी उम्र होती है तभी उसके पिता जिनका के नाम था उमर शेख उनकी मृत्यु हो जाती है। अचानक मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि अपने किले की छत से वे कबूतर उड़ा रहे थे और उड़ाते समय ही वे छत से गिर पड़े और उसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही छोटी उम्र में बाबर को फरगना की गद्दी प्राप्त होती है। लेकिन फरगना पे जब वो शासन संभालता है तो उसके शासनकाल में बहुत सारे शत्रु रहते हैं। उसके चाचा, चचेरे भाई, ये सभी लोग क्या करते हैं, उसके कम उम्र होने का फ़ायदा लेना चाहते हैं। बाद में देखने को मिलता है कि फरगना पर जब वो सिंहासन को संभालता है तो उसके कुछ समय बाद उसने समरकंद को अपने अधीन लाने के लिए क्योंकि समरकंद की जो जलवायु थी वो बहुत ही अच्छी थी और बाबर को समरकंद से एक विशेष प्रकार का लगाव था। तो जब वह फरगना का शासक बनता है तो वो समरकंद को भी अपने अधीन में लाना चाहता है। वे उस पर आक्रमण करता है और वहाँ उसका आधिपत्य कायम भी हो जाता है। लेकिन उसके साथ एक बैड लक होता है कि समरकंद में ही उसकी क्या होती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तो उसके जो विद्रोही सरदार थे उन्होंने क्या किया, फरगना में यह अफवाह फैला दी कि इस युद्ध में बाबर की मृत्यु हो जाती है और फरगना में फिर उसके भाई जिसका कि नाम था जहांगीर उसे राजा बना दिया जाता है। जब बाबर इधर समरकंद में ठीक होता है और उसे पता चलता है कि उसके सरदारों ने उसके साथ इस तरह का षड्यंत्र किया है, उसके भाई को गद्दी पे बिठा दिया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी सेना को एक साथ लेके फरगना की तरफ जाता है। फरगना जाता है लेकिन वहाँ तब तक जहांगीर की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो फरगना को वो वापस अपने कैप्चर में नहीं कर पाता है। तो उसने सोचा कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, फरगना में अगर भाई है तो एटलीस्ट समरकंद में तो उसका शासन हो। वो जब फरगना से वापस समरकंद आता है तब उसे पता चलता है कि उसका जो दूसरा भाई था जिसका कि नाम है अली ने समरकंद पे अधिकार जमा लिया था। तो इस तरह से देखें तो स्टार्टिंग टाइम में उसके प्रारंभिक जीवन में, बाबर के प्रारंभिक जीवन में कुछ समय ऐसा भी आया जबकि उसके पास वो कहीं का भी राजा नहीं था, वो राजा ही नहीं था। उसके बाद के समय में उसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करने के लिए अपने आप को व्यस्त कर दिया, बहुत सारी नीतियाँ सीखने लगी, अपनी सेनाओं का गठन करने लगा। इसके बाद आता है अफगानिस्तान की बारी। यहाँ बताया जा रहा है कि बेघर राजकुमार इसलिए क्योंकि वो राजा का बेटा तो था लेकिन कहीं का शासक था नहीं। तो बेघर राजकुमार मध्य एशिया में
कुछ समर्थक पाने के लिए 3 साल तक घूमता रहा और इसके पिता की राजगद्दी पाने में उसकी किसी ने मदद नहीं की। बाद में उसने दक्षिण पूर्व की तरफ रुख किया, दक्षिण पूर्व की तरफ अपना मुंह मेरा और बर्फ से ढके हिंदू कुश पर्वतों को पार करके अफगानिस्तान पहुंचा। अफगानिस्तान पहुंचकर बाबर जब अफगानिस्तान पहुंचता है तो उसकी उम्र हो जाती है 21 वर्ष की, यानी कि 11 वर्ष से लेकर 21 वर्ष, 10 साल का ये बहुत ही लंबा ड्यूरेशन था, जितना कि उसका ये संघर्षपूर्ण जीवन रहा। इस समय में उसने हर तरह के अनुभवों को प्राप्त किया था। उसने 21 वर्ष की उम्र में काबुल पर विजय प्राप्त किया और काबुल पर अपना एक नए राज्य की स्थापना करता है। तो अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान यानी कि काबुल में तत्कालीन समय में मुकीम अरगों का शासन हो रहा था। काबुल का जो क्षेत्र था वहाँ पर मुकीम अरगों का आधिपत्य कायम था। उसे बाबर ने खदेड़ दिया और काबुल को अपने अधिकार में कर लिया था। क्योंकि इतने लंबे समय का समय मिला बाबर को अपनी सेना को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, तो यह सब करके उसने एक बड़ी सेना के साथ मुकीम अरगों पर आक्रमण किया और उन लोगों को वहाँ से भगा दिया, काबुल के ऊपर अपना अधिकार कर लेता है। जब उसे इस पर अधिकार हो जाता है तो उसने इस बारे में लिखा है कि दूसरी बार के अंतिम 10 दिनों में बिना किसी लड़ाई एवं बिना किसी प्रयत्न के सर्वशक्तिमान ईश्वर की अनुकंपा तथा उदारता के कारण काबुल और गजनी उसके अधीनस्थ क्षेत्र के जिले मेरे अधिकार में आ गए और मैं उसका स्वामी बन गया। यानी कि ये बाबर के लिए बहुत बड़ी विजय थी, जहाँ की इतने लंबे समय तक वो बस एक घूमता फिरता राजकुमार के रूप में जाना जाता है। तो जब उसे राज सत्ता मिलती है तो इसकी खुशी उसे काफ़ी ज़्यादा होती है। उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और जल्दी ही अपने आप को, अपनी स्थिति को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करने में जुट गया। बाद में देखने को मिलता है कि उसके जो पूर्वज थे, यानी कि उसके पिता जिन्होंने कि अपने नाम के आगे मिर्जा लगाया था, मिर्जा की उपाधि धारण की थी, तो जब काबुल पे बाबर का अधिकार होता है तो उसने मिर्जा की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि उसने अपने आप को बादशाह की उपाधि से नवाजा, बादशाह की उपाधि ली और कंधार पर खुद अधिकार न करके अपने छोटे भाई को, जिसका कि नाम था नामीन, उसके दे दिया। उसे देने के बाद वह 15 वर्षों के बाद कंधार को अंतिम रूप से जीतने में सफल हो पाया था। यानी कि इसके बाद कुछ समय के लिए कंधार उसके हाथ से फिर से निकल गया था। इसी ड्यूरेशन में उसकी पत्नी जो थी महिमा बेगम से हुमायूं नाम का उसका एक बेटे का जन्म होता है। उसका जीवन आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी काबुल पे स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करने के बाद भी समरकंद का जो उसका लगाव है वो उसको त्याग नहीं पाता है। वह किसी भी तरह से शैबानी खां को अपने पराजय का बदला लेना चाहता था, जिसने कि उसके ऊपर षड्यंत्र रचा था। इसी कारण से उसने क्या किया, इराक के एक सुल्तान थे जिनका कि नाम था सुल्तान मिर्जा बचकरा, उससे मिला और उससे मिलकर उसने शैबानी खां को सबक सिखाने की कोशिश की। लेकिन सुल्तान मिर्जा बचकरा, उसने बाबर का साथ नहीं दिया, बाबर को भगा दिया, वहाँ से उसका सपोर्ट नहीं किया गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि काबुल के ऊपर उसका किस तरह से अधिकार हो गया। उसने अपना नया राज्य बनाया, साथ ही साथ उसके राजनीतिक जीवन के साथ साथ उसका पारिवारिक जीवन जो था वह भी आगे बढ़ रहा था। कुछ वर्ष के बाद क्या होता है कि बाबर ने अफगानिस्तान में अपना जो शासन व्यवस्था था उसे बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ कर लेता है और मध्य एशिया में उसका प्रारंभिक जीवन, जो कि बचपन से ही संघर्षमय रहा था और कलह से, बहुत ज़्यादा दुखों से भरा हुआ था, उससे आगे बढ़ता है। बहुत सारा जो युद्ध हुआ था उसमें उसने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी थी। सबसे बड़ी चीज़ तो उसने सीखी थी युद्ध की नीति, तुलुगमा नीति। ये सारी जो चीज़ें थी उसे बाद के समय में भारत में जब आक्रमण होता है तो उसमें उससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। जैसे कि बाद में आता है लोदी का तख्ता पलट का न्योता। जब भारत में लोदी वंश का शासन चल रहा होता है तो इब्राहिम लोदी से परेशान होकर उसके राणा सांगा और उसके अपने चाचा ने क्या किया था, बाबर को न्योता दिया था
इब्राहिम लोदी के ऊपर अधिकार करने के लिए, उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए। और दिल्ली सल्तनत में बाबर को बुलाकर इब्राहिम लोदी का तख्ता पलट करने के लिए कहा गया था, ऐसा रचा गया था। और बाबर का जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इसमें इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो उन्होंने युद्ध किया था, उसमें सशस्त्र सेना ने सुल्तान इब्राहिम को बाहर निकाल दिया। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध यह कहलाता है। इसके बारे में अभी बताया जा चुका है कि पानीपत के प्रथम युद्ध का स्वरूप किस किस तरह से था। राजपूत युद्ध, अब यहाँ देखने को मिलता है राजपूत युद्ध। बाबर अपने पूर्वजों की तरह ही अपनी राजधानी आगरा में बनाने के लिए आतुर था। राजपूत जानते थे कि मुगल सेनाएं पानीपत के युद्ध के बाद कमज़ोर हो गई है, इसलिए राजपूताना राजकुमारों ने लोधी की सेना से बड़ी एक सेना एकत्रित की और मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर के विरुद्ध युद्ध करने चले गए। बाबर की सशस्त्र सेना राजपूतों के साथ युद्ध में कामयाब रही और मार्च 1527 में खानवा के युद्ध में उन पर काबू करने में पूरी तरह से सफल रहे। यानी कि राजपूतों के साथ जो युद्ध होता है, पानीपत में इब्राहिम लोदी के साथ जो युद्ध होता है, इसके बारे में भी बताया गया है कि किस तरह से इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, वो युद्ध भूमि में ही मारा जाता है। और दूसरी तरफ खनवा का जो युद्ध होता है, उसमें राणा सांगा किस तरह से घायल हो जाता है, उसे अपनी सेना को बीच में ही छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ता है और बाद में उसकी सेना तितर बितर हो जाती है, भय से भर जाती है और लास्टली जाकर बाबर की विजय हो जाती है। इसके बाद हमने चंदेरी की विजय जो हुई है बाबर की, उसके बारे में भी बात किया। तो अब देखते हैं बाबर की मृत्यु, जो कि भारत में इसका शासनकाल 4 वर्षों का ही माना जाता है। 4 वर्षों के शासनकाल में उसे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया कि वो अपना जो उसका शासनकाल है उसे बहुत ज़्यादा स्थायित्व दे सके। तो यह बताया जा रहा है कि 1530 ईस्वी में बाबर बीमार हो गया और इसका बहनोई बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को मारकर राजगद्दी हासिल करना चाहता था। हुमायूं राजगद्दी पर अपना अधिकार जताने के लिए आगरा से तुरंत रवाना हो गया, लेकिन वह रास्ते में बहुत ही बुरी तरीके से बीमार हो गया। पूर्वजों के मतानुसार, यानी कि बहुत सारे इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या कहा था, जब हुमायूं बहुत ही बुरी तरीके से बीमार हो गया था, तो बाबर ने अल्लाह से यह वचन लिया, उसे कहा था कि हे ईश्वर, मेरी जितनी उम्र है वो मेरे बेटे को दे दो। और बाद में जैसे जैसे बाबर बीमार होता गया, वैसे उसे हुमायूं की जो स्वास्थ्य है वो ठीक होता गया। तो कहा जाता है हुमायूं को जो जिंदगी मिली, जो जीवन मिला, वो बाबर की बची हुई जिंदगी ही मिली। और बाद में हुमायूं की जब मृत्यु होती है तो बहुत ही ज़्यादा समय इसे भी नहीं मिल पाता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है बहुत ही जल्दी, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरते हुए। तो बाबर के अंतिम दिनों, यानी कि इसकी मृत्यु के बारे में कुछ बातें। सबसे पहले तो घाघर का युद्ध जो था वो बाबर का बहुत ही अंतिम और महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुआ। इसमें उसने क्या किया, अफगानों को सबक सिखाया था। उसके शासनकाल में 3 युद्ध उसने लड़े थे भारत में पानीपत का प्रथम युद्ध, खनवा का युद्ध और घाघरा का युद्ध। और इसमें जीत हासिल करने के बाद ही उसने क्या किया, सिंधु नदी से लेकर बिहार तक और हिमालय से लेकर ग्वालियर और चंदेरी तक अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था, मंगोलों का राज्य स्थापित किया था। उत्तरी भारत में क्या हुआ, उत्तरी भारत में मुगल शक्ति को चुनौती देने वाला कोई भी व्यक्ति बचा नहीं था। और उत्तरी भारत इस तरह से क्या, उत्तरी भारत मुगल साम्राज्य में शामिल हो जाता है। भारत में आने के बाद भी बाबर का ध्यान मध्य एशिया की तरफ जो है वो खत्म नहीं होता है, क्योंकि उसके जो सैनिक थे, उसके पास जितने भी सैनिक और सरदार थे, वे सभी मध्य एशियाई थे। तो उनका ध्यान लगा रहता था अपने परिवार के प्रति, वे वापस अपने देश जाना चाहते थे। और उसने 1527 ईस्वी में क्या, हुमायूं को बदख्शा भेजा था। हुमायूं को, या जो कि बाबर का बेटा था, उसे हिसार, हिरात और समरकंद, इन तीनों पर विजय हासिल करने के लिए बाबर ने आदेश दिए हुए थे। उस समय यहाँ पर उजबेगों का शासनकाल हुआ करता था। तो बाबर ने जब हुमायूं को संभल की जागीर दी थी, तब 1530 ईस्वी में ही हुमायूं वहीं पे बीमार पड़ गया था और उसी अवस्था में उसे आगरा लाया गया था।
बाबर के पास बहुत सारे चिकित्सक थे, मध्य एशियाई चिकित्सक भी थे और भारतीय चिकित्सक भी थे, लेकिन उन्हें भारत के चिकित्सकों पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। वह यहाँ के आयुर्विद्या के से बहुत ज़्यादा आकर्षित था उसकी तरफ। उसने बहुत बड़े बड़े वैद्य से, चिकित्सकों से अपने बेटे की चिकित्सा करवाई, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा सुधार नहीं मिला। तो बाद के समय में ही उसने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि हे मेरे पिता, मेरे बच्चे को ठीक कर दो और उसके बदले मेरी जान ले लो, जैसा कि अभी बताया गया है। तो इसी तरह ईश्वर ने उसकी इबादत स्वीकार कर ली और जैसे जैसे हुमायूं अच्छा होते गया, वैसे वैसे बाबर की जो दशा थी वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और अंत में संभवतः 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर एस आर शर्मा ने इसके लिए इसकी तरफ से एक नवीन खोज की है और उसमें बताया है कि हुमायूं के बीमारी के ठीक हो जाने के 6 माह के बाद बाबर बीमार होना प्रारंभ होता है। यानी कि जो इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि जैसे जैसे हुमायूं की तबीयत ठीक होती है वैसे वैसे बाबर बीमार होता है, तो ये सही नहीं है। आर एस शर्मा ने यह सिद्ध कर दिया है कि हुमायूं की ठीक होने के 6 महीने के बाद बाबर का बीमार होना शुरू करता है और बाबर की बीमारी का हुमायूं की बीमारी से कोई संबंध नहीं था और बाबर की जो मौत होती है वो उसकी अपनी बीमारी के कारण होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर आर पी त्रिपाठी की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि बाबर की बीमारी और मृत्यु का जो मुख्य कारण है वो उसका बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ था, व्यस्त जीवन, भारत की गर्म जलवायु। चूँकि बाबर कहाँ से आया था? बाबर वैसे जलवायु से आया था जहाँ की जलवायु बहुत ही नर्म होती है। वहाँ के कारण वहाँ की जलवायु और भारत की जलवायु में आसमान ज़मीन का अंतर था। यहाँ की गर्म जलवायु में वह बहुत दिनों तक अपने आप को ढाल नहीं पाया। और इसके अलावा एक और भी कहानी है। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की जो माँ थी उसने बाबर को जहर डलवा दिया था और उससे वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और लास्ट में उसकी मौत हो जाती है। कारण चाहे जो भी हो, बाबर की मृत्यु हो जाती है और अपने मरने से पहले उसने अपने बेटे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और बाबर की मृत्यु के बाद उसके इच्छा अनुसार, जैसा कि उसने चाहा था, उसका जो पार्थिव शरीर था उसको काबुल के एक पहाड़ी के किनारे, बहुत ही मनमोहक स्थान है वो, वहाँ पर एक शीतल सरिता भी बढ़ती है और वहाँ पर उसे दफना दिया गया। आसपास में बहुत सारे सुगंधित पुष्पों को, यानी कि बहुत सारा प्लांटेशन किया गया, वहाँ पे हर तरह के सुगंधित फूलों का बीजारोपण किया गया और यह सारा काम हुमायूं के देखरेख में करवाया गया था। तो इस तरह से बाबर की मृत्यु हो जाती है। ओवर एंड ऑल बाबर की बात करें तो बाबर जो कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उसका जन्म होता है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में और उसका संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन बहुत ही कठिनाई में बीतता है, बहुत ही दिक्कतों में बीतता है। क्योंकि उसके पिता की जब मृत्यु होती है तो वो बहुत ही छोटी उम्र का रहता है, यानी कि सिर्फ 11 साल का ही रहता है। फरगना का स्वतंत्र शासक बनता है, फिर वो समरकंद के ऊपर जीत हासिल करता है और बाद में फरगना समरकंद दोनों से हाथ धो बैठता है। इसके बाद जब उसे कामयाबी हासिल मिलती है तो वह काबुल में, यानी कि अफ़गानिस्तान में देखने को मिलती है। काबुल में जब उसका अपनी जो स्थिति है वो सुदृढ़ करने के बाद वह भारत विजय की ओर सोचने लगता है और सौभाग्य से उस समय भारत की जो स्थिति रहती है, राजनीतिक स्थिति रहती है, वो किसी भी विदेशी आक्रमणकारी के लिए बहुत ही अनुकूल थी। तो इस तरह से बाबर को भारत में अपने उतनी सारी प्रारंभिक कठिनाइयों के बावजूद एक ऐसा विजय प्राप्त होता है जिसका कि स्थायित्व इतने लंबे समय तक बना रहता है और उसने भारत का जो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसमें अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम दर्ज करवाता है। इसके बाद आते हैं उनके बेटे हुमायूं। तो बाबर की विजय हो गई। बाबर ने यहाँ पर किस तरह की तकलीफ़ों का सामना किया, साथ साथ बाबर की मृत्यु से जुड़े हुए जो भी पहलू थे उसकी हमने आज चर्चा कर ली। तो इसके बाद के लेक्चर्स में हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने भारत में मुगल वंश को स्थायित्व देने के लिए किस तरह
की नीतियां अपनाई जब उनका निर्वासित जीवन चल रहा था, और बाद के समय में जब शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है तो बाद में उन्होंने किस तरह से अपने आप को फिर से स्थायित्व प्रदान किया और अपने नेक्स्ट जनरेशन यानी कि अकबर के लिए किस तरह की साम्राज्यों का निर्माण किया, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मुगल राजवंश में सबसे पहले बाबर हो चुका। जय हिंद, जय भारत।